अच्छा बेटा, जून 2020 का पेपर है, हमारा वाला वेरिएंट है। ठीक है, इसको जरा आज अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। रीड सोर्स मटेरियल केयरफुली बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1। सोर्स मटेरियल, द चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान। चले जी, अब आए। बोलता है कि पाकिस्तान की फैक्ट फाइल आपके पास गिवन है, आपके पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स गिवन है, यानी कि इन दोनों से आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिवन है और आपके पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिवन है। आप कंज्यूमर स्पेंडिंग और कंज्यूमर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को यहाँ पे लिंक कर रहे होंगे एग्रीगेट डिमांड के साथ। तुम्हारे पास एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और आप यहाँ पे देखिए आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है और आपके पास कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ना चाहिए। सही है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी और जी बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाना चाहिए। पाकिस्तान फेसेस अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक challenges. These include responding to rising population, आपके पास आबादी बढ़ रही है, improving its trade in good balances, और controlling the country's inflation rate and increasing the country's economic growth। यहाँ पे चार बातें उसने हाईलाइट की हुई हैं कि जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो चार बातें कौन कौन सी हैं। एक तो आबादी बढ़ती जा रही है, दूसरा उसे अपना ट्रेड इन गुड को सही करना है, तीसरा उसे अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना है, चौथा उसे इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना जी लेके आनी है। To overcome these challenges, the Pakistani government is trying to increase investment। बोलता है कि इस चैलेंज को कवर अप करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाह रही है। Currently, a high proportion of the country's resources are used to produce consumer goods। मैंने आप लोगों को पीपीसी पढ़ाते हुए बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क आगे जाके प्रॉस्पर करे, ग्रो करे, तो आपको कैपिटल गुड पे खर्चा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कंज्यूमर गुड। The government is subsidizing entrepreneurs and charities to open low-cost schools। बेटा मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कहीं सप्लाई साइड पॉलिसी के साथ तो लिंक नहीं कर रहा, क्योंकि आप स्कूल्स खोलेंगे, ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी, बच्चा ट्रेन निकलेगा बाहर। आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए सब्सिडीज दे रहे हैं तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपके पास स्पेंडिंग इंक्रीज होगी और आपके पास एग्रीगेट सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। It wants to reduce the dropout rate from schools and to raise educational standards। बोलता है कि वो ड्रॉप आउट रेट जो स्कूल्स के अंदर है उसे कम करना चाह रहा है और एजुकेशनल स्टैंडर्ड अपने मेंटेन करना चाह रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है। Some parents do not recognize the advantage that a merit good such as education can have on their children. For example, better health and better job opportunities। बोलता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस चीज को नहीं समझते कि आपके पास एजुकेशन के कितने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ मार्केट फेलियर के साथ, और मैं यहाँ पे किस चीज को लिंक कर सकता हूँ, लैक ऑफ, जबरदस्त, सही है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा वो अभी नहीं बताया हुआ यहाँ पे, लेकिन बताया हुआ है कि लेस कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड। अभी आगे पढ़ते हैं, क्या पता डीमेरिट भी निकला है। Some of the poor need their work children to work from a young age to support the family, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं। Government reforms have not yet led to a significant rise in teachers' wages, but have improved school buildings and the number of children attending। बेटा एक बात बताओ, अगर आपने एक महल खरीद लिया और उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं है तो क्या आप सो सकते हो वहां पे? तो आप कितनी भी अच्छी इमारतें बना लो, जब तक आपके पास टीचर नहीं होगा, क्या आप दीवारों से पढ़ोगे वहां जाके? इन्होंने बोला कि इन्होंने टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई, टीचर्स की वेजेस नहीं इंप्रूव की। तो जब आप टीचर्स की वेजेस इंप्रूव नहीं करोगे तो लोग आएंगे नहीं आपके पास पढ़ाने, सही, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू टीच मे बी इंक्रीज इन द फ्यूचर। बोलता है कि क्या पता आगे जाके टीचर बनने के लिए आपको एक फर्दर क्वालिफिकेशन करने की जरूरत है, जिसे हम लोग बीएड कहते हैं, बैचलर्स इन एजुकेशन। यहाँ पर तो उसके कोई मायने नहीं है, यहाँ पर उसकी कोई औकात नहीं है, बाहर के मुल्कों में आप टीचर नहीं बन सकते अगर आप बीएड का कोर्स नहीं करते। ठीक है, Improved education may affect the number of skilled workers who emigrate, यानी कि ई वाला इमिग्रेट, बाहर जाने वाला। Improved education may affect the number of skilled workers who emigrate and may raise the quantity and quality of goods and services produced। बोलता है कि भाई हमारे पास जब एजुकेशन अच्छी होगी तो क्या पता ई वाला इमिग्रेशन जो है वो इम्पैक्ट हो रहा हो, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा हो, और इसकी वजह से हमारे पास क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो है वो इम्प्रूव हो जाए।
आगे लिखा हुआ है any resulting higher income may influence the value of imports purchased as shown in table 1। हमारे पास नॉर्वे का गिवन है, सही है, और हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट पर हेड गिवन है नॉर्वे की। हमने यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट को वो करना है। यहाँ पे 80 का गिवन है, इसका नॉर्वे का जीडीपी हाईएस्ट है, इंपोर्ट जो है वो भी हाईएस्ट है। 80 का हमारे पास 1800 का जीडीपी पर हेड है, और इंपोर्ट जो है वो उसके पास लोएस्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप एक चीज को समझ लें कि आपके पास जितनी ज्यादा गवर्नमेंट जीडीपी पर हेड है, आपके पास जितना ज्यादा जीडीपी पर हेड है, सॉरी, आपके पास जितना ज्यादा जीडीपी पर हेड है उतना ज्यादा आपके पास इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, ऐसा ही है। तो हमारे पास रिलेशनशिप कैसा आ गया, पॉजिटिव। जितना जीडीपी पर हेड है उतना ज्यादा इंपोर्ट है, हमारे पास जीडीपी, सॉरी, जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव आ गया। ये इस तरह का सेम क्वेश्चन मैंने आपको शायद मॉक में दिया था, याद आया। पाकिस्तान हैज रिलेटिवली हाई इंपोर्ट टैरिफ, पाकिस्तान के अंदर टैरिफ बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर ये प्रोटेक्शनिज्म मेजर को फॉलो कर रहे हैं, टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं ताकि आपके पास इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए। रेवेन्यू फ्रॉम इंपोर्ट टैरिफ इज 45% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू। बोलता है गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स रेवेन्यू जमा होता है उसमें से 45% कहाँ से आ रहा है, टैरिफ से आ रहा है। द टैरिफ ऑन व्हीकल्स सम ऑफ विच हैव inelastic डिमांड आर particularly high। Future Pakistani tariff may be influenced by changes in the other country's trade policies as well as other factors। अच्छा, अब एक चीज को जरा आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है कि यहाँ पे डिमांड अपनी क्या चल रही है, पीडी इन इलास्टिक चल रही है। तो अगर आपके पास प्राइस इंपोर्ट की ज्यादा से भी बढ़ती है तो आपकी इंपोर्ट की क्वांटिटी से वर्सेस और आपके इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा। समझ में आ गई है बात, कोई मसले वाली बात है, क्लियर है पूरी कहानी। तो ये हमने पूरा सो गंद मचा दिया। अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। बोलता है कैलकुलेट पाकिस्तान ट्रेड इन गुड बैलेंस इन 2017। पाकिस्तान का ट्रेड इन गुड के अंदर क्या बैलेंस चल रहा है 2017 के अंदर, देख लेते हैं जी। 2017 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी 25.2 और इंपोर्ट थी 61.7, दोनों को माइनस करें क्या अमाउंट आ रही है। ठीक है, बीओटी डेफिसिट आपने लिख दिया। आइडेंटिफाई टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। कितने से कितने पे गया बता दो। बोलो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज फ्रॉम 40.5 बिलियन टू 43.2 बिलियन, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज फ्रॉम 259.3 बिलियन टू 294.8 बिलियन। खत्म, 2 मार्क्स सीधा सीधा आपके पास आ गया है। एक्सप्लेन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू पाकिस्तान ऑफ प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड। सबसे बेटा कंज्यूमर गुड बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सबसे बड़ी। एक मार्क आपको कैपिटल गुड बताने पे मिल गया, ठीक है। आपने जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन किया कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड फॉर पाकिस्तान इज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड व्हिच कैन बी फर्दर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सही, आपको 2 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई एजुकेशन इज अ मेरिट गुड। बेटा पहले तो मेरिट को डिफाइन करें। मेरिट गुड वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल गुड होता है और इससे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे एग्जांपल्स बता दी। व्हाई एजुकेशन इज अ मेरिट गुड, ये पूछ रहा है कि एजुकेशन जो है वो मेरिट गुड क्यों होता है। अब देखें, आप बोलेंगे देखो पहले पहले तो उसको बेसिक्स रखें। आपको मैंने नेचर बताई हुई है मेरिट गुड की, क्या होती है, अंडर कंज्यूम, अंडर प्रोड्यूस, अंडर एलोकेटेड। क्या एजुकेशन ऐसी है, बताओ। बोलो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो रही हैं पूरी, आप अंडर कंजम्पशन कर रहे हैं, अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अंडर एलोकेशन कर रहे हैं। एजुकेशन की एक बात आपने ये बता दी, ठीक है। लोग जो है एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं समझते एजुकेशन का, उनको एक्सटर्नल बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पेरेंट्स हैं, उनको नहीं पता, ये देखे ना। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स दिए हैं इनको एक्सप्लेन कर दें जी। अच्छा, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, बेटर हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसकी एग्जांपल दे दूं, इसको आप साथ में लिंक कर दो। सोशल बेनिफिट का क्या क्या करूं, सोशल बेनिफिट का।
ठीक है बेटा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। आपने इसको जब इस तरह एक्सप्लेन किया, आपको सीधे सीधे 4 मार्क मिल जाएंगे। आगे आए। एनालाइज व्हाई द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज, why the children of poor families tend to receive less education than the children of rich families। सीधा सा बात, सीधी है ना बेटा। लैक ऑफ नॉलेज की आप बात करेंगे, आप लैक ऑफ स्पेंडिंग की बात करेंगे, लैक ऑफ इनकम की बात करेंगे, कि लोगों के पास पैसा नहीं होता। किसका? पुअर फैमिलीज का लिटरेसी रेट कम होता है ना पुअर फैमिली। अच्छा, फिर एक बात आप ये भी बताएंगे बेटा, एक बात सुना, आपके माँ बाप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप भी पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, भले उन्होंने 10 जमातें ही क्यों ना पढ़ी हो। पढ़े लिखे का मतलब कि उनको लिखना बोलना आता है। तो अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो आप भी पढ़े लिखे होंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप अनपढ़ होंगे तो चांसेस हैं कि आप भी अनपढ़ ही रहोगे। तो आप फैमिली बैकग्राउंड की बात करो कि रिच फैमिलीज जो होती हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। वो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़े बहुत तो अपने बच्चों को भी पढ़ा देते हैं। पुअर, हाँ, कोई पैसा, उनके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, ये बात आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, फिर उसने, आप कह सकते हैं कि पुअर लोग जो होते हैं उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, वो लोग घर बचपन से ही कमाने कमाने में लग जाते हैं। तो जब वो कमाने शमाने लग जाते हैं तो फिर उनको फिर कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं रहती पढ़ने में। ज्यादा वो फॉलो करते हैं, नहीं वो चीज उसने नहीं पूछी, उसको छोड़ते हैं। तो अब ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, आपने कोई से भी 2 पॉइंट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं तो आपको 4 मार्क एग्जामिनर दे देगा। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड इंपोर्ट्स पर हेड। आप में से बहुत लोगों ने जब ये वाला क्वेश्चन किया था तो आप लोगों ने ना ये चीज नहीं बताई थी कि रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपका मार्क नहीं देगा, आपको काट सकता है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि देखिए, जितनी ज्यादा हमारे पास जीडीपी पर हेड जैसे नॉर्वे में हमारे पास चल रही है, उतनी ज्यादा हमारे पास इम्पोर्ट पर हेड है। कंपेयर भी करना है, कंपेयर भी करना है। जितनी ज्यादा जितनी कम आपके पास जीडीपी पर हेड है, जैसे कि हमारे पास यहाँ 80 के अंदर चल रही है, उतना ज्यादा उतना कम आपके पास इम्पोर्ट जो है वो चल रहे हैं। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड जीडीपी पर हेड। क्योंकि यहाँ पे देखें, यूके का डिफरेंट आ रहा है, यूके के अंदर जीडीपी पर हेड ज्यादा है और साउथ कोरिया में जीडीपी पर हेड कम है कंपैरेटिवली, लेकिन साउथ कोरिया का इम्पोर्ट ज्यादा है, यूके का कम है। तो ये आपने बताना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड इंपोर्ट्स। सही है, बिल्कुल बिल्कुल करने तभी तो दिए, मेंशन करोगे ना, एप्लीकेशन है ये। क्वेश्चन नंबर जी, डिस्कस वेदर और नॉट द सप्लाई ऑफ टीचर इन पाकिस्तान इज लाइकली टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिए, डिस्कस वाला क्वेश्चन है, टू साइडेड आपको जाना पड़ेगा कि यार क्या पाकिस्तान के अंदर टीचर्स की सप्लाई इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। हाँ, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जैसे एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, टीचर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और जब टीचर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो फिर हमारे पास नए नए टीचर आना स्टार्ट होंगे, लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था कि हम लोग सर्टिफिकेशन लेके आ रहे हैं, यानी कि डिग्री लेके आ रहे हैं टीचर्स के लिए। तो आप उसकी बात करेंगे, क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। हाँ, सब्सिडीज की बात कर लें। उसने आपको बोला कि हम लोग स्कूल की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो जब एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो और टीचर्स आपके पास काम करने आएंगे, आप उसकी बात करें। हाउएवर, उसने एक बात बड़ी क्लियरली आपको यहाँ पे लिख के दी हुई थी, क्या चीज थी वो, वेजेस, के वेजेस अब तक कोई नहीं हमने बढ़ाई। वर्किंग कंडीशंस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अभी भी हमारे पास चल रहा है। ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है सर, एक्सपेंशन, बेटा एक्सपेंशन से आपकी टीचर्स की बढ़ेगी, तो वो पॉजिटिव में आप डालोगे। एक्सपेंशन ऑफ स्कूल जी वो पॉजिटिव के अंदर आप डालेंगे। आप क्या कह रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। उसने एक बात आपको लिखी हुई थी कि लोग ई वाला इमिग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या पता कुछ टीचर्स भी बाहर चले जाएं। ठीक है, तो ये आप बताएं उसको। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जजमेंट नहीं देनी कि जी मेरे हिसाब से ये होगा वो होगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, एग्जामिनर ने मना किया हुआ है, लेकिन आपकी मर्जी है, देना चाहो दे दो, लेकिन उसे कोई मार्क्स नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं। एच बोलता है डिस्कस वेदर और नॉट एन इंक्रीज इन इट्स इम्पोर्ट टैरिफ
would be likely to benefit Pakistan economy? अगर आपके पास इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ते हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या इससे पाकिस्तान पे बेनिफिट होगा? सर क्वालिफिकेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, बिल्कुल ये भी आपका पॉइंट आ गया, एक और ड्रॉबैक वाला कि आप क्वालिफिकेशन मांग रहे हो भाई, समझे? अगर यहाँ पे इस तरह का निज़ाम स्टार्ट हो गया तो 90% ऑफ ओ एंड ए लेवल्स टीचर जो है उनको फारिग कर दिया जाएगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास बीएड की डिग्री नहीं है, बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री नहीं है। हम लोग जो खेल रहे हैं हम अपनी स्किल्स के ऊपर खेल रहे हैं। तो ये बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे पाकिस्तान के अंदर जो जितनी मेरी उम्र है उतना उनको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उनके पास बच्चा नहीं जा रहा, हम जैसे लोगों के पास आ रहा है। वजह ये है कि हमारा डिलीवरी करने का, बात करने का तरीका ऐसा है कि बच्चे को समझ आता है, उनकी बात समझ नहीं आती, तो हम लोग स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सही, यहाँ पे स्किल्स की बात होती है, जबकि क्वालिफिकेशन की भी एक चीज मैटर करती है जो यहाँ पे नहीं करती। एच एच कहता है कि भाई डिस्कस के अमल, अगर टैरिफ लगाते हैं तो क्या टैरिफ पाकिस्तान इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा? सबसे पहले तो पॉजिटिव के ऊपर आ जाए। सबसे पहले हाँ वही पॉजिटिव पे है कि डोमेस्टिक, आपके पास डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। उसके अलावा बेटा पाकिस्तान का कितना डेफिसिट चल रहा था? 36.5 बिलियन। बोलो कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इस बारे में आप बात करेंगे, ठीक है? आपके यहाँ पे डिमांड कैसी थी, तो गवर्नमेंट क्या कमाना स्टार्ट करेगी? ये बेटा सारी बातें मैं केस से उठा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आ रहा, समझ में आई है बात? अच्छा, फिर उसके बाद लोग डोमेस्टिक पे आएंगे। आप इन्फेंट इंडस्ट्रीज को सेव कर सकते हैं, और सनसेट सनराइज इंडस्ट्रीज को आप जो है वो सेव कर सकते हैं। पूरी बात आप उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करो, सही। हाउएवर ड्रॉबैक के ऊपर जाएं, अगर मैं लगा रहा हूँ तो आप भी लगाओगे, क्या कहते हैं इसको? रिटेलिएशन। डिमांड इन इलास्टिक है, इंपोर्ट की प्राइस आपके पास ज्यादा से बढ़ रही है, तो भाई आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड तो और ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। ठीक है, आ गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब बेटा आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में जाना शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल अगर इंपोर्ट कम हो गया एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जाना शुरू हो गया पॉजिटिव में, बेटा आपके एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो फर्दर क्या हो सकता है आपके पास? समझ में आ गई है बात? तो ये चीजें आपने यहाँ पे ड्रॉबैक्स के अंदर बतानी है, लेकिन जी बेटा इन्फ्लेशन होने से एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन, ठीक है? शिफ्ट आता है ना डिमांड में, शॉर्टेज क्रिएट होता है तो प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो चांसेस हो सकते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। देखो यहाँ पे बेटा प्रोडक्शन का तो सवाल ही नहीं है ना, यहाँ पे तो सवाल ये है कि अगर हम लोग डोमेस्टिक के ऊपर सॉरी इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दे तो उससे क्या हो। प्रोडक्शन का यहाँ पे सवाल नहीं है। सब विल दी इन्फ्लेशन इंक्रीज और डिक्रीज, बच्चे बढ़ेगी ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो प्राइस लेवल बढ़ती है ना। समझ में आ गई है बात? डेटा रिस्पॉन्स, ये इतना आसान डेटा रिस्पॉन्स था कि आप लोग इजीली मैंने पेपर में दूसरा वेरिएंट दिया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग इजीली इसके अंदर 25 अबव ला सकते हो, 25 मार्क्स अबव आप इजीली कैरी कर सकते हैं। जब डोमेस्टिक गुड की डिमांड आएगी फिर तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर हाँ आप कह सकते हो, लेकिन बेटा ये बड़ा ही कोई इनडायरेक्ट लिंक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता ना कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी है, अगर तो इस तरह का क्वेश्चन आता कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी है, बताओ क्या होगा, उसके अंदर ये पॉइंट ज्यादा सूट करता है एज कम्पेयर टू ये वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्ट्स टैरिफ की बात हो रही है, यहाँ पे सब्सिडीज की बात नहीं हो रही। अच्छा जी, सेक्शन बी के ऊपर आए बेटा। Each question is introduced by stimulus material. In your answer, you may refer to this material and to other examples that you have studied. बोलता है कि इस केस के साथ भी लिंक कर सकते हैं। हाँ बेटा केस क्यों दिया हुआ है फिर? एक कहा हाँ ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कर ले, सही, एप्लीकेशन के मार्क्स मिलते हैं। हाँ कुछ होते हैं जो कि आपके पास ओपन एंडेड होते हैं, बिल्कुल। The Indian government has declared that the country, now a major car producer, will sell only electric cars by 2030, और हम लोग पुल बना रहे हैं जौहर में बैठ के। The government wants to reduce external cost, some of which are caused by petrol and diesel cars. Demand for electric car is currently relatively low and price elastic. बोलते हैं कि demand for electric car is low and is price elastic. The government, however,
thinks that it will not need to subsidize the production of electric cars to achieve its target. Define external cost. क्या होती है external cost? Third party cost when social cost is greater than social benefit. For example, pollution, passive smoking. ठीक है, harmful effects on third party. Demerit cost. उसकी बात नहीं करनी, बस external cost से आपने लिंक करना. Explain two influences on whether demand for a product is price elastic या फिर price inelastic. सबसे पहले तो देखिए आपने क्या करना है, आपने पीईडी को डिफाइन कर दिया, फिर आपने साथ साथ एक एक लाइन में इलास्टिक और इलास्टिक को भी डिफाइन कर दिया. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर या लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब बोलते हैं कि यार एक बात बताएं, दो फैक्टर्स बता दो. अब देखो टू इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है कि अगर आपकी अंग्रेजी हल्की सी भी अच्छी हो तो आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा कि यार ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी की बात कर रहा है. तो कोई से भी दो बता दो. टाइम पीरियड बता दो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बता दो. नहीं नहीं बेटा, 2-4 मार्क के अंदर इतना आपने नहीं करना. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बता दो, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, पीईडी डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ कि यार कर लो, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे. अच्छा, उसके बाद बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नेसेसिटी या लग्जरी गुड, ब्रांड लॉयल्टी, इन चीजों में से कोई से भी दो के बारे में आप बात कर सकते हैं. एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ a subsidy given to producer could affect the market for electric cars. नहीं बेटा, डिमांड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना. यहाँ पे आओ जरा. अच्छा, अब यहाँ पे आपको मार्क्स किस तरह एलोकेट होंगे, यहाँ पे देखें जरा. ये आ गई प्राइस, ठीक है, ये आ गई क्वांटिटी, ठीक है, इधर आ गई डिमांड, ये आ गई आपके पास सप्लाई. इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है. गवर्नमेंट जब आपको सब्सिडी देगी तो क्या होगा, एस से S1, ई से E1, क्वांटिटी Q से Q1. अब इसमें मार्क्स देखे कैसे, 1 मार्क, ठीक है, 2 मार्क, 3 मार्क, प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, 4 मार्क. 6 में से आपको 4 मार्क यहाँ पे मिल गए. फिर जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 6 मार्क पूरे मिल जाएंगे. डिस्कस वेदर कार शुड बी प्रोड्यूस बाय प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर. बताएं जी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, आप बताएंगे. हमारे पास इक्वालिटी होती है, इनोवेशन होती है, हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. गवर्नमेंट नहीं, अभी से प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है. अच्छा, फाइनेंस रेज करना आसान होता है. However, government sector में क्या होता है, they focus on quantity rather than quality. They always look for poor people as well. There is less income inequality. There is minimal income inequality between rich and poor. इसकी आप लोग बात करेंगे, ठीक है. वो फिर आपको, हाँ वो ड्रॉबैक है बेटा, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है प्राइवेट वाले के अंदर, वो ड्रॉबैक है. अच्छा, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि जी हम लोग कम प्राइस चार्ज करेंगे. However, there is no quality, there is no innovation. Chances of exports are very low. Competitiveness in international market is very low. ये बात आप उसको बता रहे होंगे. कंक्लूजन लिखने की कोई भी नीड आपके पास नहीं है. सही. फाइव फाइव नहीं होते बेटा, 4-4. पता है किस तरह होते हैं 5-5? यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 पॉइंट लिख दिए प्राइवेट वाले के फेवर में, अगर आपने प्राइवेट वाले के फेवर में 10 पॉइंट लिख दिए ना, तो मैक्सिमम आपको 5 मिलेंगे. ऐसा नहीं है, सुने मेरी बात, जैसे कि इसने प्राइवेट वर्सेस पब्लिक किया ना आपको. अब हाँ, अब सुने, मैंने क्या किया, मैंने 4 इसके पॉइंट्स लिखे एक्सप्लेन किए, 4 इसके पॉइंट लिखे एक्सप्लेन किए, ठीक है. मुझे कितने मार्क मिल गए, 8. अगर मैं 3-3 लिखता, 3 इसके 3 इसके, तो मुझे कितने मार्क्स मिलते. सही है. अब सुने, मैंने इसके बारे में 10 पॉइंट लिख दिए, इसके बारे में एक भी नहीं लिखा, अब कितने मार्क मिलेंगे, समझे. ये होता है कि मैक्सिमम अगर आप वन साइडेड रह रहे हो ना, तो मैक्सिमम आप सिर्फ 5 मार्क उठा सकते हो. अगर आप इस सोच में बैठे हो कि यार मैं 8 पॉइंट लिख दूंगा एक ही बारी में तो मुझे 8 मार्क मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. आपने बताया कि कंफ्यूजन जो है वो नंबर नहीं लेना, तो वो कहते हैं, मैंने इस तरीके से बोला कि अगर हम फेवर में 5 और अगेंस्ट में 5 लिखते हैं, हाँ, तो हमें मिल जाएगा 8 मार्क ही मिलेंगे आपको, पूरे मिलेंगे. लेकिन अगर आप देखें जिस तरह किसी चीज के फेवर में जा रहे हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है, एग्जामिनर ने, हमने जब एग्जामिनर से पूछा कि अगर आप कंक्लूजन नहीं मांग रहे तो किस तरह बताया बच्चा, कहता है कि आप जिसके फेवर में जा रहे हो ना उसका पलड़ा भारी रखो.
यानी कि उसका वेट ज्यादा रखो। अगर आप इसके फेवर में है, फॉर एग्जाम्पल आप इसके 4 पॉइंट लिख रहे हैं तो इसके 3 लिखो, कि इस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है कि हाँ यार बच्चा जो है वो प्राइवेट के फोकस के अंदर कर रहा है। सर व्हाट्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्या मतलब मिनिमम मैक्सिमम, ये होता है साहब के पास। ठीक है, अगर आप बैलेंस भी रख ले आंसर कोई मसला नहीं, बैलेंस रख लो बोले। जहाँ मुझे अगर पूरे पॉइंट्स आ रहे हैं बैलेंस बेटा पॉइंट, एक सेकंड सारा, जो आप पॉइंट की बात कर रही है 7 मार्क मिलेंगे बेटा, एक्सप्लेनेशन के मार्क्स होते हैं। अगर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं तो मैं उसमें से 3 मार्क उठा सकता हूँ एक्सप्लेन करने के बाद। तो अगर आप 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 12 मार्क उठाओगे क्या, कितने मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, तो सिर्फ पॉइंट लिखने के मार्क नहीं है, एक्सप्लेन करने के मार्क्स। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या आया है, सर व्हाट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स फॉर द आंसर। बेटा एटलीस्ट 3 तो लिखे ना, 3 एक साइड के 3 एक साइड के, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे तो आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट 3 का तो अपना माइंड रखो, सही। और मैक्सिमम में इतनी भी लंबी मत करते रहना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वन साइड के सिर्फ 5 मार्क मिलेंगे, तो फजूल अगर आप लंबी कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और कुछ भी नहीं होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक सेकंड जरा रुकिएगा। हेलो जी, हाँ हाँ इसको अम्मी पैसे दे दो, हाँ हाँ दे दो, मैं आपको देता हूँ। अरे आप दे दो ना, मैं आपको घर आके देता हूँ। जी भाई, हर पॉइंट पे नया पैराग्राफ आपका क्रिएट होगा, हर पॉइंट पे आपने नया पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3। A number of countries are withdrawing high value banknotes. For instance, Singapore plans to stop issuing $10,000 note. High value notes were originally High value notes were originally intended to act as a convenient store of value. ठीक है। Central banks are concerned some notes are now being used illegally, यानी कि हवाले के लिए यूज हो रहा है। The Singapore Police Force and Monetary Authority of Singapore Central Bank were trying to recruit more workers in 2017. It was expected that the central bank would raise the rate of interest in 2018. State took functions of money other than store of value, medium of exchange, means of deferred payment, सही है, unit of account, आपने कोई भी इसके बारे में बता दिया। टू एडवांटेजेस ऑफ बैंक नोट हैव एज अ फॉर्म ऑफ मनी, भाई क्या दो एडवांटेजेस है, जनरली एक्सेप्टेबल, डिविजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपने उसको बतानी है, कोई सी भी तो बता दे, उसमें एक्सप्लेन कर दे। एनालाइज इन्फ्लुएंसेस ऑन द मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, बोलता है कि यार हमारे पास मोबिलिटी ऑफ वर्कर पे क्या अफेक्ट होता है और ये क्या होता है। अब मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी दो तरह की होती है, क्या कौन सी, ऑक्यूपेशनल और जियोग्राफिकल। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है, एक से ज्यादा स्किल्स रखना। जियोग्राफिकल मोबिलिटी क्या होता है, इजी टू ट्रैवल। अब यहाँ पे पता है अगर आपके पास ऑक्यूपेशनली आप मोबिल होंगे तो आप मल्टी स्किल्ड होंगे, आपके पास चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा जगहों पे काम कर सकते हो। जियोग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब इजी टू ट्रैवल, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस से घर तक, घर से वर्क प्लेस तक आप दूसरे मुल्क इजीली ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि सारा आपके पास जियोग्राफिकल मोबिलिटी है। तो जब आपके पास जियोग्राफिकल मोबिलिटी है तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती पड़ेगी, रॉ मटेरियल सस्ता आ रहा होगा, तो ओवरऑल आपके पास इस तरीके के बेनिफिट्स आ रहे हो। ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन करना। डिस्कस वेदर और नॉट अ सेंट्रल बैंक शुड रेज इंटरेस्ट रेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या क्या हमारे पास केस होगा, हमारा जो है वो सेविंग करेंगे लोग, जब बाहर से हमारे मुल्क में सेविंग आएगी हमारे मुल्क में एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये बता दिया। उसके बाद आपके पास क्या रहा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, डिस्करेज स्पेंडिंग, टू डिस्करेज बोरोइंग, गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा ताकि हमारे पास स्पेंडिंग वगैरह जो है वो कम हो जाए। इधर इंटरेस्ट की बात हो रही है, बेटा टैक्स की बात नहीं हो रही। अच्छा सर ऐसा ग्राफ होगा क्वेश्चन नंबर 3C का, नहीं बेटा जरूरी नहीं है, ग्राफ नहीं होगा। टैक्स रेवेन्यू को क्या लिंक है बेटा इससे, कोई लिंक नहीं बैठता ना। ठीक है, जबरदस्त, इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल करेगा टू रिड्यूस डिमांड फुल इन्फ्लेशन, हमारे पास ये एक बेनिफिट है। आप इसकी डायग्राम भी आप बना सकते हो कि डिमांड आपकी पीछे की तरफ आ रही है। हाउ एवर
This increase in interest rate will cause aggregate demand to fall, causing a rise in unemployment. इसके बारे में आप बताएंगे। लोग सेविंग करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी, मुल्क पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास आ रही होगी, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके पास आ रहा होगा। सही है, तो ये सारे आपने इस तरह बेनिफिट एंड ड्रॉबैक में बता रहे हैं। लॉन्ग रन रिसेशन चांसेस हैं। In 17, the Japanese government announced improvement to its tax system. The amount of tax raised is influenced by the size and age distribution of a country's population. Japan's birth and death rate are following. Its population is aging and it has low immigration. Overall, Japan's population is decreasing. State two qualities of good tax. बेटा गुड टैक्स आपके पास वो होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो कन्वीनियंट होता है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आती है। जो एफिशिएंट होता है, सर्टेन का मतलब कि हाँ हमें पता है कितना टैक्स कटेगा, कोई पीछे से बेवकूफ़ी नहीं हमारे पास होगी। सर्टेन हो गया, हमारे पास फ्लेक्सिबल हो गया, कन्वीनियंट हो गया। ठीक है। एक्सप्लेन टू कॉजेज ऑफ अ डिक्रीज इन डेथ रेट। डेथ रेट क्यों गिर रहा है, बुढ़े कम क्यों मर रहे हैं भाई? हमारे पास हेल्थ केयर अच्छा है, हमारे पास फैसिलिटीज अच्छी हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारी इनकम वगैरह राइज हो रही है। सही है, ये बात आप बताएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे पास बढ़ रहा है। नो टैक्स प्रोग्रेसिव, वो टैक्स प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव बेटा बढ़ता रहता है वो, उससे तो फिर अमीर बंदा बेचारा परेशान हो जाता है ना, वो अलग कहानी। Analyze using PPC diagram the effect of a decrease in population size of an economy। बेटा अगर आपका population size increase होता है तो उससे आपके PPC के ऊपर क्या effect आ रहा होता है? जीडीपी पर हेड नहीं, पीपीसी का पूछ रहा है वो। पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा? आपका पोटेंशियल कहाँ पे आ जाएगा भाई? ठीक है, एबीसी किधर आ जाएगा? सीडी की तरफ। सही है, तो आपके पास जो है वो पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा कैसे भाई? हाँ, आपने जब इसको एक्सप्लेन किया तो आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। डिस्कस वेदर और नॉट एन एजिंग पॉपुलेशन इज अ बेनिफिट टू एन इकोनॉमी। भाई बुढ़े लोग आपके मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये बेनिफिट है या फिर ड्रॉबैक है? पहले तो आप बेनिफिट के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा बुड्ढों का, बुड्ढों के पास नॉलेज ज्यादा होगी, बुड्ढों के पास स्किल्स होंगी, उन ये चीजें आपने बता दी। ठीक है, अच्छा फिर आप फर्दर इसके ऊपर क्या एक्सप्लेन कर सकती हैं कि जो हमारे पास बुड्ढे हैं उनको वो अपने एक्सपीरियंस को यंग जनरेशन के साथ शेयर कर सकती है। पॉपुलेशन ए आई, आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। पॉपुलेशन आई, पॉपुलेशन आएगी, आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, डिपेंडेंसी बढ़ती है, नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, बुढ़े जिंदा है 100 साल तक, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? डिपेंडेंसी। सबसे पहले आपके पास बुढ़े लोग कुछ नहीं है, बैठे हुए होंगे घर के ऊपर, पोतों के साथ खेलेंगे, रोटियां तोड़ेंगे, वो फिर आपकी जो है ना फिर हालत खराब हो जाती है। सही है, एक तो ये आपके पास ड्रॉबैक आ गया। दूसरा ड्रॉबैक आपके पास क्या आता है भाई? आपके मुल्क में जो है वो फिर बुड्ढों को रिटायरमेंट पेंशन प्लान देनी होती गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही पैसा आप कहीं और पे लगा। ठीक है, बुड्ढों को और नई चीजें, मैं उसी पे जा रहा हूँ, बुड्ढों को टेक्नोलॉजी नहीं यूज करना आती। ठीक है, अब बुड्ढों को टेक्नोलॉजी नहीं आती, अब बाबा फोन लेके बैठा हुआ तो उसको पता ही नहीं होता है क्या कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर देता है। स्कैम बुड्ढों के साथ ही होते हैं ज्यादा, जवान लोगों के साथ स्कैम थोड़ी होते हैं इतने। तो ये बात आप उसको बताएं। ठीक है, तो उसके बाद हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा, पेंशन के ऊपर खर्चा, हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा जबरदस्त, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, तो क्या बुड्ढों को मार देना चाहिए? जिंदा रखो यार, क्यों मार रहे हो बुड्ढों को? मतलब 80 के हो गए हो तो चलो बस, हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। तो ये भी ठीक है भाई, हाँ तो 80 के हो गए, जी लिए जितना जीना था, अब क्या है यार। आगे आए। Mali is a low income and low productivity country in Africa. Its government is using fiscal policy to reduce poverty. The country's main industries are agriculture and gold mining. In recent years, however, there have been some changes in its resource allocation. The country is developing its iron ore industry. Globally, the iron ore industry is one which has experienced significant number of mergers in recent years. बोलता है state two key questions about how resources are allocated, what to produce, how to produce, for whom to be produced। कोई सी भी दो बातें आप यहाँ पे बता दो, आपको जो है ना वो मार्क्स दे देगा। जी सब स्टेट करना है। आगे बोलते हैं एक्सप्लेन टू फिस्कल पॉलिसी मेजर्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस पॉवर्टी।
टैक्सेस को आप कम करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, बस दो मेजर को एक्सप्लेन कर दें। सही। एनालाइज व्हाई कंट्री में हैव लो प्रोडक्टिविटी। बेटा जबरदस्त, हमारे पास एजुकेशन कम है, हमारे पास लेबर हल्का है, हमारे पास वेजेस कम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, ठीक है, हमारे पास सर वो भी हो सकता है कि हम कैपिटल इंटेंसिव हैं, तो कहते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा ना फिर आपकी। डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है, मोटिवेशन कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है, सब्सिडीज नहीं है, सही, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मिनिमम वेज ज्यादा है। डिस्कस वेदर और नॉट मर्जर्स बेनिफिट एन इकोनॉमी। बेटा मर्जर बेनिफिट होगा तो वही वाली बातें हैं, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज, इनोवेशन आएगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हाउएवर मोनोपोली, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, नई फर्म्स मार्केट से बाहर हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे आपके पास जो है फर्दर ड्रॉबैक्स। एडवांटेज ये कि तो न्यू फर्म होंगी, उनको आने नहीं देंगे, तो डिसएडवांटेज हो गया ना बेटा। ठीक है, कोई मसला भाई? क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं, समझ गए सारे क्वेश्चंस, जा सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों हो रही है पाकिस्तान में, ये देखे ना। डिमांड